बोस्टन में एक अच्छा दिन है जब एक व्यवसायी देखता है कि उसकी घड़ी बंद हो गई है। वो एक प्रेजेंटेशन देने के लिए कार्यालय में प्रवेश करता है, लेकिन अचानक उसकी मौत हो जाती है। जल्द ही पूरे शहर में लोग मरने लगते हैं, जिससे सड़कों पर सभी प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। बाद में शिकागो विश्वविद्यालय में भूभौतिकीविद जोश अपने छात्रों को सिखा रहा है कि ध्वनि आवृत्तियां कैसे काम करती हैं। उसे दो एफबीआई एजेंटों ने बाधित किया, जो उसे एक निजी जेट में वाशिंगटन डीसी ले गए। वे जोश के दोस्त और सहयोगी सर्ज, एक परमाणु हथियार विशेषज्ञ को भी साथ लाए। दोनों को शवों से भरा एक कमरा दिखाया गया और जनरल थॉमस ने बताया कि पहले क्या हुआ था। जोश ने निष्कर्ष निकाला कि सभी मृत लोग शांतिदूत थे, जिसकी थॉमस पुष्टि करता है। दोनों वैज्ञानिक उसे आश्वस्त करते हैं कि जो कुछ भी ऐसा करता है वह स्वस्थ मनुष्यों को नहीं मार सकता जो अभी भी उड़ रहे हैं। वे नियंत्रण खो रहे हैं, खिड़कियों से टकरा रहे हैं और लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं। भीड़ घबरा जाती है और छिपने के लिए भागती है क्योंकि अराजकता शहर पर हावी हो जाती है, जिससे कई कार दुर्घटनाएं होती हैं और यहां तक कि एक बस भी गिर जाती है। ये घटना समाचार में दिखाई देती है और जोश को पता चलता है कि पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी ऐसा हुआ है। उसे याद आता है कि पक्षी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों का अनुसरण करते हुए नेविगेट करते हैं और तुरंत अपनी टीम को काम पर लगा देता है। उन्हें पिछले 2 वर्षों में सभी प्रकार की अजीब घटनाओं की खोज करने के लिए कहता है, इस उम्मीद में कि उसका सिद्धांत गलत हो। अंतरिक्ष में मेजर रेबेका और कमांडर रॉबर्ट अपने शटल को उतरने के लिए तैयार कर रहे हैं। अचानक नासा उनसे संपर्क खो देता है और कुछ सेकंड बाद इसे वापस लाता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि शटल अपने रास्ते से भटक गया। वह रॉबर्ट को सटीक निर्देश देती है और शटल पानी को छूती है, लेकिन पुलों के नीचे फिसलने के कारण उसे कुछ नुकसान होता है। शुक्र है कि रॉबर्ट किसी को चोट पहुंचाने से पहले उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। कुछ समय बाद जोश अपना शोध डॉक्टर कॉनराड के पास लाता है और कहता है कि ये दुनिया के अंत के बारे में है। कॉनराड इसे पूरा पढ़ता है और इसे नकारने की कोशिश करता है क्योंकि वह विश्वास नहीं कर सकता कि उसके अपने अध्ययन में ये छूट गया हो सकता है। निराश जोश के जाने के बाद कॉनराड एक तिजोरी से कुछ गोपनीय फाइलें निकालता है। वापस रेबेका के पास वह थॉमस से मिलती है और जानती है कि उसके चालक दल के लिए ये खत्म हो गया है क्योंकि उन्होंने शटल को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया है। लेकिन कॉनराड द्वारा थॉमस को कॉल करने पर उनकी बातचीत बाधित होती है। रेबेका बाहर जाती है और आकाश में चमकती रोशनी देख रही भीड़ में शामिल हो जाती, यह घोषणा करने के बाद कि 1 वर्ष में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। वह फल का उपयोग करके इसका कारण बताता है। ग्रह को घेरने वाला विद्युत चुंबकीय क्षेत्र टूट रहा है क्योंकि पृथ्वी का कोर घूमना बंद कर चुका है। उस क्षेत्र के बिना अगले कुछ महीनों में विमान गिरने लगेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज जल जाएगी, हर जगह सुपरस्टॉर्म होंगे और अंततः सूर्य ग्रह को पका देगा। जोश एक आड़ू को जलाकर इसका प्रदर्शन करता है। थॉमस कोर को फिर से शुरू करना चाहता है और जोश कहता है कि यह असंभव है क्योंकि कोर मंगल ग्रह के आकार का है। यह एक ग्रह को जंपस्टार्ट करने की कोशिश करेगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनके पास पृथ्वी में इतनी गहराई तक खुदाई करने का साधन नहीं है, हालांकि कॉनराड के पास एक विचार है। इसके बाद समूह यूटा के लिए उड़ान भरता है, जहां वे ब्रेज नामक एक डॉक्टर से मिलते हैं। जब वह इसे चालू करता है तो मशीन कुछ ही सेकंड में पहाड़ी में एक बड़ा छेद खोद देती है। फिर वह एक छोटा क्रेन तक पकड़ता है और मशीन के छोटे संस्करण को चालू करने से पहले उसे एक बॉक्स के अंदर रखता है। लहरें बॉक्स को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन वे इसके पीछे टाइटेनियम को छेद देती हैं। फिर ब्रेज उन्हें दिखाता है कि जानवर ठीक है और ये बताते हुए कि बॉक्स एक नए मिश्र धातु से बना है जिसे उसने अनोप्टेनियम कहा है। यह अत्यधिक दबाव को झेलने और गर्मी को बिजली में बदलने में सक्षम है। ऐसा लगता है कि कैमरे भी अवरुद्ध हैं, इसलिए चालक दल के पास बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पुरुष सूट पहनते हैं और जहाज से बाहर निकलते हैं, क्रिस्टल द्वारा बनाए गए एक शानदार दृश्य की खोज करते हैं। वे जहाज को अवरुद्ध करने वाले क्रिस्टल को तोड़ने पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उस समय ऊपर से मैग्मा गिरने लगता है और क्रिस्टल के टुकड़े उन पर बरसने लगते हैं। टीम यथासंभव तेजी से काम करती है, लेकिन काटने वाले उपकरण से ऑक्सीजन कम होने लगती है, इसलिए जोश इसे अपने सूट से जोड़ता है। इससे टीम क्रिस्टल को काटने का काम पूरा कर लेती है, हालांकि इससे जोश बेहोश भी हो जाता है। रेबेका वर्जिल को फिर से सक्रिय करने में कामयाब हो जाती है और टीम जोश को अंदर ले जाती है। उस समय एक बड़ा क्रिस्टल का टुकड़ा रॉबर्ट के सिर पर गिरता है। मैग्मा में गिरने से पहले ही उसे तुरंत मार देता है। वह थोड़ा कमजोर है लेकिन अन्यथा ठीक है।
मिशन के दूसरे दिन टीम परमाणु हथियार तैयार करना शुरू कर देती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे सिंक्रोनाइज हों। जहाज के आगे बड़ी काली चीजें हैं और कॉनरेड को पता चलता है कि वे विशाल हीरे हैं। रेबेका वर्जिल को यथासंभव सावधानी से चलाती है, क्षेत्र को पार करने के लिए हीरो के बीच चलती है। पहले तो ऐसा लगता है कि वे सुरक्षित रूप से बाहर हैं, हालांकि जब वे लगभग चले जाते हैं तो एक हीरा जहाज के आखिरी हिस्से को नुकसान पहुंचाता है जिसमें विस्फोट टाइमर होते हैं। जोश और ब्रेस तुरंत उस हिस्से से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन सर्च टाइमर और अपने नोट्स लेने के लिए रुक जाता है। दरवाजा बंद होने वाला होता है और जोश उसकी मदद करने की कोशिश करता है। कुछ हिचकिचाहट के बाद रेबेका जहाज के क्षतिग्रस्त हिस्से को बाहर निकालती है और जोश स्क्रीन पर दिखाता है कि कैसे धातु मुड़ती है और सर्च को कुचलती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब वह रोता है, जोश सर्च के नोट्स देखता है और अपने बच्चे की एक ड्राइंग और एक पारिवारिक तस्वीर पाता है। क्रोधित होकर वह रेबेका को पन्ने दिखाता है और उसका अपमान करता है, हालांकि रेबेका उसे आश्वस्त करती है कि वह पहले से ही काफी दोषी महसूस कर रही है और उसे याद दिलाती है कि सर्च की मृत्यु इसलिए हुई ताकि वे उसके परिवार को बचा सकें। प्रक्षेपण के बाद से 35 घंटे बीत जाते हैं और जहाज अंततः कोर इंटरफेस के पास पहुंचता है। वर्जिल बहुत आसानी से इससे गुजरता है और एक सेकंड के लिए टीम यह नज़ारा देखकर मुस्कुराती है। हालांकि जहाज को जल्द ही एक बड़ा गतिकूद मिलता है जो तेज होता रहता है। इसका नाम डीप अर्थ सिस्मिक ट्रिगर इनिशिएटिव है और यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगे भेजने में सक्षम है जो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट को ट्रिगर कर सकती हैं। बाकी कर्मचारी और चालक दल भ्रमित और क्रोधित हैं क्योंकि जानकारी उनसे गुप्त रखी गई है, और जोश को तब और भी गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि सेना ने ही परीक्षण करके कोर को बंद कर दिया था वह हथियार। उसे लगता है कि डेस्टिनी कोर को अस्थिर कर देगी और ग्रह को और तेजी से नष्ट कर देगी। थॉमस उसे चुप करा देता है और कहता है कि उसके पास राष्ट्रपति की अनुमति है, इसलिए जोश बातचीत करता है। वह कोर तक पहुंचना चाहता है और कुछ और करने की कोशिश करना चाहता है, और अगर वे असफल होते हैं तो वे डेस्टिनी को गोली मार सकते हैं। कॉनराड विरोध करता है क्योंकि इससे चालक दल मर जाएगा, लेकिन रेबेका और ब्रेस जोश का समर्थन करते हैं। थॉमस के आदेशों की अनदेखी करते हुए रेबेका जहाज को आगे बढ़ाती है और कॉनराड इतना चिल्लाना शुरू कर देता है कि ब्रेस उसे बेहोश करने के लिए मुक्का मारता है। बेस पर फिंच को पता चलता है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों ने आखिरकार पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में एक छेद ढूंढ लिया है। ये सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है, समुद्र को उबालता है और मछलियों को मारता है। कारें जल्दी से गर्म हो जाती हैं और गोल्डन गेट ब्रिज टूटने लगता, शहर में भी आग लग जाती है और जल्द ही पूरा पश्चिमी तट जल उठता है। इस डर से कि देश में कुछ घंटों में पर्याप्त बिजली नहीं होगी, थॉमस फैसला करता है कि उन्हें डेस्टिनी को जल्द ही लॉन्च करना चाहिए। फिंच जोश को एक कोडित संदेश भेजता है जिसमें वह मदद की पेशकश करता है और जोश उसे डेस्टिनी को धीमा करने के लिए कहता है। बाद में बहुत सारी हैकिंग से पता चलता है कि डेस्टिनी अलास्का में है, लेकिन फिंच को मजबूत साइबर सुरक्षा के कारण इसके सिस्टम में प्रवेश करने में परेशानी हो रही है और यह उसे आंसुओं में छोड़ देता